Hello students, you are most welcome in our online learning platform Let's Study India। तो आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट 8 का, सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट 8 का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और भी बहुत हेलमेंट्स, ये सारी हमारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। उनके बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले वो कैसे हमारे बॉडी में डिजीज को कॉज करते हैं, किस किस तरीके से कॉज करते हैं और उनका कैसे क्योर हो सकता है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो वायरसेस होते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब अब अगर इनका हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले तो हम इनको देख रहे हैं तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक पैथोजन है जो कि छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पैथोजन है। और इन्हें एक होस्ट चाहिए होते हैं, यानी एक होस्ट का सेल चाहिए होता है, किसी इंसान की या किसी की भी बॉडी चाहिए होती है जिसमें ये जाके खुद को, वो जो सेल है उनमें जाके खुद को ये रेप्लिकेट या फिर मल्टीप्लाई करके ये फिर अपना दूसरा बनाए। कैरेक्टरिस्टिक इनकी, तो ये नॉन सेलुलर होते हैं और इनके पास मेटाबॉलिक जो मशीनरी होती है जो हमारे बॉडी में होती है वो चीज इनके बॉडी में एब्सेंट होती है, मतलब मेटाबॉलिक मशीनरी इनके पास लैक होती है, दैट मींस लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। फिर उसके बाद इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और इनके इसी डीएनए आरएनए के ऊपर जो इनके अंदर, मतलब वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए में से कुछ एक होगा और फिर उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, जो प्रोटीन होता है वो प्रॉपर्ली इनको कोट किया रहता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, मतलब वायरस किससे मिलके बने। तो वायरस हमारे न्यूक्लिक एसिड, जिन्हें हम डीएनए या फिर आरएनए कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। कैप्सिड यानी प्रोटीन की शेल, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन की शेल के अंदर हमारा वायरस रहता है और उसी वायरस के अंदर डीएनए या फिर आरएनए हमारा प्रेजेंट होता है। अब ये एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसे कुछ वायरसेस होते हैं जो कि लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ वायरसेस जो होते हैं वो प्रॉपर्ली एक कैस्पिड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं। जैसे ये टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। अब जो एडिनो वायरस होता है पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है। फिर जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो स्फेरिकल में रहता है और जो बैक्टीरियोफेज वायरस रहता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहता है। अब टिपिक जो साइज है वो 20 to 30 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर तक रहती है। इनकी साइज रेंज करती है 20 to 300 नैनोमीटर। और शेप इनका ना, मतलब कि जिस होस्ट में या जैसी इनकी बॉडी रहेगी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग इनका शेप चेंज होता रहता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल देखें तो ये डीएनए, अगर ये डीएनए वायरस है, मतलब अगर उनके वायरस के अंदर अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो हर्पीज और एचपीवी है, और अगर वो आरएनए वायरस है तो वो क्या है, इन्फ्लुएंजा है, एचआईवी है और कोरोना वायरस है। नाउ अब इनका अदर क्लासिफिकेशन अब अगर देखें तो एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड, यानी कि जो कुछ होता है जो लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कुछ लिपिड मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे भी इन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, यानी वायरस कैसे, वायरस की जो बीमारियां होती हैं, वायरस से जो फैलने वाली बीमारियां होती है कैसे फैलती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। तो एयरबॉर्न यानी इन्फ्लुएंजा एयरबॉर्न डिजीज। फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एचआईवी एड्स, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आ रहे हो तो डिजीज होगी। फिर वेक्टर बॉर्न जीका वायरस। फिर फॉमिट ट्रांसमिशन जो कि है नोरो वायरस। अब पैथोजेनेसिस, यानी कि ये कैसे हुआ और इसका पूरा पैथोजेनेसिस हमें पढ़ना है। अब मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये इन्फेक्शन कैसे हुआ। देखो सबसे पहले तो ये जो सेल था, जो होस्ट सेल था, वो हमारे बॉडी में जाके वो जो हमारा वायरस सेल था वो जाके हमारे बॉडी में एंटर करेगा और एंटर करते ही होस्ट सेल में वो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। जब रेप्लिकेशन होने लगेगा तो वो फिर रेप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा कि वो जो होस्ट की बॉडी रहेगी या फिर होस्ट की जो सेल रहेगी वो बीमार पड़ जाएगी या फिर उसे डिजीज हो जाएगा। डिजीज होने के बाद वो फिर या तो सेल को डैमेज करेगा या तो उस सेल को डेथ कॉज करेगा। डिजीज या फिर डैमेज होने का, डिजीज होने का मतलब भी हुआ ना कि जिस सेल को जब हमारे बॉडी में वायरस आ गया तो इसका मतलब वो प्रॉपर्ली उस सेल को डैमेज कर रहा है या फिर उसको डेथ कॉज कर रहा है या उसको प्रॉब्लम दे रहा है।
अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है इसके उसमें, तो इम्यून क्या करता है, हमारे बॉडी से प्रॉपरली फाइट करने में हमें हेल्प करता है, हमारे बॉडी को उन वायरस से, उन इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा हम सबको पता है कि फीवर होगा, खांसी जुकाम आएगा, फिर बॉडी में एक मतलब बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट्स पेन होंगे। अब कोविड-19, हम सब कोविड-19 से अवगत हैं कि कोविड-19 के क्या सिम्टम्स हैं, कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद हमें स्मेल नहीं आएगी, टेस्ट और स्मेल खत्म हो जाता है, टेस्ट और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल खत्म हो जाता है, फीवर होता है, और कितना भी टेस्ट आए, कैसा भी टेस्ट रहे, चाहे कितना भी तीखा खा लो, चाहे कितना भी खट्टा खा लो, आपको टेस्ट समझ में ही नहीं आने वाला है। हेपेटाइटिस, तो लिवर का इन्फ्लेमेशन और जॉन्डिस होता है। इनका कोविड-19 का क्या होता है कि जब कोविड होता है तो वो हमारे टेस्ट बड्स और वो हमारे स्मेल बड्स को ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से। चाहे आप अपने नाक के पास भी परफ्यूम मारोगे ना, परफ्यूम एकदम ऐसा करोगे कि नाक के पास कर रहे हो, तो भी आपको उस चीज की स्मेल आने वाली नहीं। और चाहे आप कितना भी तीखा खा लो, लाल मिर्च का पाउडर भी आप फाँक लो, तो भी आपको उस चीज का टेस्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो वायरस होता है हमारे बॉडी में आते ही सबसे पहले हमारे टेस्ट बड्स को और हमारे स्मेल बड्स को ब्लॉक कर देता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो अब अगर इनके डायग्नोस्टिक के मेथड देखोगे तो पीसीआर है और सेरोलॉजी और रैपिड टेस्ट हैं। हम जानते हैं कि कोविड का पीसीआर वाला है जो नाक में डालते हैं और फिर नाक के वायरस से, फिर उसके बाद टंग में डालते हैं डंडी जैसा, फिर उसका पीसीआर टेस्ट होता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे हैं, तो एंटीवायरल मेडिकेशंस होते हैं बहुत ढेर सारे, और फिर इनके वैक्सीन्स भी होते हैं। जो वैक्सीन्स मीशल्स और कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड हम सब लगवा चुके हैं, तो हमें पता है इनके वैक्सीन्स भी आते हैं। अब इनके प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज कैसी है, तो सबसे पहले इनका प्रिवेंशन का स्ट्रेटजी ये है कि हमें प्रॉपरली, जितने भी लोग हैं, एकदम हमें श्योर रहना है कि हमारा प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन हुआ है, यानी कि हमें वैक्सीनेशन लगी हुई है। फिर उसके बाद हमारी हाइजीन की प्रैक्टिसेस प्रॉपरली होनी चाहिए, यानी कि हैंड वॉशिंग, मास्क वेयरिंग और जितना हो सके उतना भाप लेना, ये सब चीजें हमारी प्रॉपर बेसिस पे होनी चाहिए। अब पब्लिक हेल्थ मेजर्स यानी क्वारंटीन अगर हो गया है, तो हम सब उस टाइम क्या होता था, क्वारंटीन कर दिया जाता था, फिर उसके बाद ट्रेवल का रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता था कि बाहर ट्रेवल नहीं करना है। ऐसे भी अगर आपको कोई भी खांसी जुकाम हुआ है तो भी आपको क्वारंटीन हो जाना चाहिए, ताकि क्वारंटीन इन द सेंस ये नहीं कि पूरा सबसे दूर, क्वारंटीन इन द सेंस कि आप थोड़ा अपने घर वालों से भी थोड़ा दूर हो जाओ, ताकि आपसे जो बीमारी है, जो वायरस है आपका, वो किसी और को या अपने फैमिली मेंबर को किसी को फैल न सके, स्प्रेड ना हो। ये तो हमारा वायरस की कहानी थी। अब पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, इनको भी माइक्रोस्कोप के ही नीचे देखा जाएगा, और ये पैथोजेनिक होते हैं और ये हमारे लिए कभी कभी बेनिफिशियल भी होते हैं। अब बेनिफिशियल क्या है, तो बेनिफिशियल हमारे लैक्टोबैसिलस हो गए, जो कि हमारे दूध से दही बनाते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये सिंगल सेल्ड होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है कि प्रोकैरियोटिक जब होते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक वेरिएट शेप होते हैं। इनका कैसा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, तो इनके पास बहुत ढेर सारे शेप्स होते हैं। कोकी का शेप होगा, बेसिला का शेप होगा, स्पिरुला का शेप होगा, और इनका साइज भी अलग अलग होता रहता है। अब इनके पास फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए, सीलिया भी होता है मूवमेंट के लिए। अब स्फीयर शेप्ड कोकी, रॉड शेप्ड बैसिली एंड स्पाइरल शेप्ड स्पायरोकीट्स, ये पूरे हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं। अब सेल वॉल बैक्टीरिया बनती किससे है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया हमारी सेल वॉल से बनती है, फिर उसके नीचे हमारी सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर उसके नीचे हमारा साइटोप्लाज्म आता है, फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए आता है। देखो, सेल वॉल यानी कि बैक्टीरिया की बाहर की कवरिंग, जो कि हमारे बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल सपोर्ट और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एंट्री और एग्जिट पे मतलब कि रेगुलेट करके रखती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आ रहा है, कौन सा सब्सटेंस बाहर जा रहा है, उसकी एंट्री और एग्जिट को प्रॉपर्ली रेगुलेशन में रखती है। अब
साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ढेर सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, वो उसको होल्ड करके रखता है। अब जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर फिर सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वो इसके साथ इस पूरे चीज को लेके हमारा बैक्टीरिया बनता है। किसको किसको? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म, फिर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं? तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे दो टाइप्स के हैं, जो कि है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल हमारा हो गया ई कोलाई या फिर सैल्मोनेला। अब अगर हम दूसरी कैटेगरीज में भी जाएं तो हो सकते हैं बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया यानी वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में रहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी, मतलब ये कैसे कॉज होते हैं, ये कैसे डिजीज कॉज करते हैं, वो चीज। तो सबसे पहले वायरुलेंस फैक्टर आता है, फिर अधेशन फैक्टर। तीन फैक्टर्स हैं इनमें, वायरुलेंस फैक्टर, अधेशन फैक्टर। तो वायरुलेंस फैक्टर यानी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें हम एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन कहते हैं। एक्सोटॉक्सिन यानी बाहर से आया हुआ टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन यानी अंदर का टॉक्सिन। अब अधेशन फैक्टर फिम्ब्रिया और कैप्सूल, ये हेल्प करता है जाके बॉडी पे या फिर किसी भी चीज पे जाके जो होस्ट है उस पे अटैच करने में। अब ये क्या करते हैं? ये प्रॉपरली हमारी इम्यूनिटी की एबिलिटी पे, ये सारी चीजें मिलके हमारी इम्यूनिटी में घुसने में, हमारे इम्यून सिस्टम में घुसने में हेल्प करती हैं। नाउ अब इनका ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे ट्रांसमिशन का इनका रूट है, ये कैसे कैसे कहां से इनकी में ट्रांसमिट होता है ये इनका डिजीज। तो सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर हम किसी को छू रहे हैं या किसी को टच किए उससे ये फैलता है। तो कौन कौन से? स्किन डिजीजेस या स्किन का इन्फेक्शन, जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है, स्किन में रैशेस वगैरह हुए हैं, आप टच कर दो आपको भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट। अब एयरबॉर्न, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, खांसी की बीमारी जो होती, टीबी की बीमारी अगर किसी को हो रही है, इस रूम में वो है, तो वो एयर कांटेक्ट से हमें भी हो जाएगी। तो इसीलिए दमा के मरीज को बोला, दमा नहीं, दमा तो अस्थमा होता है, आजमा होता है। तो जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस का मरीज होता है उसको बोला जाता है कि तुम थोड़ा रूम अलग में रहो ताकि दूसरे को ना फैले। अब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अब अगर आप दूषित पानी पी रहे हो या दूषित खाना खा रहे हो, खुला हुआ खाना खा रहे हो, रोड साइड का खाना खा रहे हो या रोड साइड के फूड स्टॉल से खा रहे हो, तो उससे आपको कॉलेरा होता है। अब वेक्टर बॉर्न द लाइम डिजीज है। नाउ अब कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, तो एग्जांपल ऑफ सम डिजीजेस देख रहे हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस, फिर स्ट्रेप थ्रोट और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखें तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि सिम्टम्स क्या क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, मतलब सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है, और हम मतलब कि एकदम कंटिन्यूअसली खांसी आती रहती है, और एकदम जब ज्यादा सीवियर वाले कंडीशन में पहुंच जाता है तो खांसी से ब्लड आना स्टार्ट होता है खांसी में। अब स्ट्रेप थ्रोट में सोर थ्रोट, गले में खराश होती है और फीवर आना स्टार्ट हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो पेनफुल यूरिनेशन, मतलब कि यूरिनेशन जब आप मास्टरबेशन करोगे या फिर यूरिनेट को जब बॉडी से यूरिन निकलता है तो उस टाइम पेन होगा और जलन होगी और फ्रीक्वेंट अर्जेस होंगी, मतलब बहुत ज्यादा ही पेनफुल फीलिंग आती है हमारे प्राइवेट एरिया पे। डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, तो डायग्नोस्टिक मेथड क्या है? तो पहले कल्चर्स होता है और माइक्रोस्कोपी या फिर पीसीआर, इन तीन मेथड के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इस पर्सन के बॉडी में बैक्टीरिया घुस गई है या बैक्टीरिया उसे हार्म करे। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो एंटीबायोटिक्स जिसे हम पेनिसिलिन नोटेटम कहते हैं, और टेट्रा एसाइलिन, ये भी हमारा हेल्प करता है। अब प्रिवेंशन के स्ट्रेटेजीज, तो तीन हमारी स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी है जो मेरे अकॉर्डिंग सब में होनी चाहिए कि हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर हमेशा टाइम पे हाथ धोते रहना, फिर दूसरों से दूर रहना, और वैक्सीनेशन हमेशा करा के रखना, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स के अकॉर्डिंग अब अगर देखें तो जितना हो सके उतना आउटब्रेक को कंट्रोल करें। यानी कि अगर आपको कुछ भी हुआ है, एक जुकाम भी हुआ है, तो लोगों से थोड़ा मिलना जुलना आप कम कर दो, थोड़ा सा दूरी बनाओ ताकि आपका जो बीमारी हो दूसरों को ना हो। अब
हमने वायरस पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट जिसका नाम है फंजाई। तो फंजाई क्या है? फंजाई हमारा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली वेल डेवलप्ड है। अच्छा, फंजाई ग्रुप की एक सब्जी भी है जो हम लोग बहुत चाव से खाते हैं, हमें बहुत पसंद है, जिसका नाम है एगरिकस यानी मशरूम। अब फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हमें यूनिसेलुलर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है और मल्टी सेलुलर यानी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक अब अगर देखेंगे तो इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। इनका सेल वॉल बाहर का जो होता है वो काइटिन का बना होता है और ये रिप्रोड्यूस किससे होते हैं? ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होते हैं और ये सैप्रोफिटिक और पैथोजेनिक दोनों हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक यानी अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहना, डेड डीके पे डिपेंड रहना, जैसे कि कुकुरमुत्ता होता है ना, मशरूम, उसे हम हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो ये जो मशरूम होता है ये आप देखोगे कहीं ढंग की जगह पे नहीं उगता है, जहां पे पानी धीमे 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 चीजें सड़ने वाली हो रही है तो वहीं पे उगता है, या फिर मॉइस्ट जगह पे छोड़ो वहीं पे उगता है। तो ये अपनी चीजों के लिए, अपने खाने पीने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंगल पैथोजेंस, तो ये तीन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। इन पैथोजेंस को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, यीस्ट, मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक फंजाई। तो यीस्ट का एग्जांपल हो गया कैंडिडा। वैसे यीस्ट का हमारा जो एक साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। अब मोल्ड्स एस्परजिलस, फिर डायमॉर्फिक फंजाई हेस्टोप्लाज्म या फिर कोकियोडियोडियस। नाउ अब स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, तो फंजाई के स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये पहले तो सेल वॉल इनका जो होता है वो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनका किसी की भी बॉडी में किसी भी पैथोजन की पास, किसी भी पैथोजन के स्ट्रक्चर में अगर सेल वॉल आ रहा है तो समझ जाओ वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब हाइफी क्या है? तो हाइफी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब स्पोर्स क्या है? तो ये स्पोर्स इनको हेल्प करते हैं कि इनको फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपना न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन कर सके। अब ये जो स्पोर्स है ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होते हैं और ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही हो सकते हैं, कैन बी सेक्सुअल और कैन बी एसेक्सुअल, दे कैन बोथ। नाउ अब इनका पैथोजेनिसिटी का मैकेनिज्म देखें तो पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज कैसे कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इनकी बॉडी में जो एंजाइम होगा वो डिग्रेड होगा, यानी कि खुद को तोड़ता है या खुद को कम करता है होस्ट टिश्यू में, और होस्ट के टिश्यू में जब होगा तो वहां पे टॉक्सिन्स जो कि होस्ट की सेल को इफेक्ट करती है वो रिलीज होगी। फिर उसके बाद इनके पास ये एबिलिटी भी रहती है कि इम्यून के रिस्पॉन्स में खुद को जाके इवेड करें। ट्रांसमिशन ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, यानी कि अब हम ट्रांसमिशन ऑफ फंगल, जो फंजाई से जो डिजीजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं वो भी। तो सबसे पहले इनहेलेशन ऑफ स्पोर, यानी कि सांसों के थ्रू उन स्पोर्स को इनहेलेट कर लेना बाय एयर, जो कि है एस्परजिलस। फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, रिंग वॉर्म फंगस लगता है ना, रिंग वॉर्म या फिर कोई भी वॉर्म वगैरह यहाँ पे लग जाता है तो दाद खाज जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो अगर वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट टच वच से फैलता है। फिर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। अब कॉमन फंगल डिजीज देखें तो तब सबसे पहले तो बेटा रिंग वॉर्म ही सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन डिजीज है जो कि दाद खाज है, ऐसे नॉर्मली देखने को मिल जाती है। कैंडिडियासिस जिसे वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, वजाइना में भी कभी कभी इन्फेक्शन होता है जिसे काच बोला जाता है। और ओरल थ्रश यानी कि माउथ में कुछ भी प्रॉब्लम होना, जैसे छाले हो गए, ये सब हमारा इसमें आता है। एस्परजिलोसिस यानी रेस्पिरेटरी इश्यू, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, या तो फिर किसी एक पर्सन को इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। अब टीनिया से रिलेटेड क्या इन्फेक्शन होगा? तो टीनिया से रिलेटेड ये इन्फेक्शन होगा कि जो इंसान की बॉडी में होगा कि उसके एथलीट के, उस इंसान की जो बॉडी होगी या तो पहले फूट जाएंगे, उसमें बहुत ढेर सारे वॉर्म्स का ऐसा मतलब समझ लो दांत जैसा बन जाएगा, और रिंग वॉर्म
रिंग में भी वो दांत जैसा बन जाता है, दांत खाज जिसे बोलते हैं। अब इनका डायग्नोस्टिक कैसा होता है? तो इनका डायग्नोस्टिक हम कल्चर करके करते हैं, या तो फिर माइक्रोस्कोपी या तो सेरोलॉजी के थ्रू इनका टेस्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट तो एंटी फंगल मेडिसिन बहुत ज्यादा आती हैं जिसे ट्यूब्स में मिलती है, तो वो लगाने से भी सही हो जाता है, जो कि होता है अजोल्स, इकाइनोकैंडिन्स। अब एक कैंडिड करके एक कैंडिड पाउडर भी आता है, वो भी यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस कंसर्न्स होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं और ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। इनके प्रिवेंशन के स्ट्रेटजीज क्या है? तो सबसे पहले तो देखो, कहीं भी आप जहां पे गीला एनवायरमेंट है, मतलब कि नमी वाले एनवायरमेंट में जाने से आप अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप नमी वाले एनवायरमेंट में ज्यादा जाओगे तो अगर आप जा रहे हो तो ये करो कि वहां से आने के बाद खुद की जो वो बॉडी आपकी भीगी उसको प्रॉपर पोंछ लो, नहीं तो फिर वहां पे दांत खाज होने का, रिंग वॉर्म होने का ज्यादा खतरा रहता है। अगर आपको वो प्रॉब्लम हुई है या फिर दांत खाज हुई है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, फंगाई आपको लगा है, तो जितना हो सके पब्लिक से या लोगों से दूर रहो, ताकि आप दूसरों को ये बीमारी ना फैलाओ। अब इनकी हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो आप प्रॉपर एक जो प्रॉपर स्किन केयर है वो करो, और वुंड का जो आपको चोट लगी है उसको या फिर जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट करो। इसमें मेनली होता क्या है, कोई एक चोट रहती है उसी को या तो पकने लगती है या तो और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, तो उस वुंड की या तो केयर करो या तो फिर उसको पानी वाली जगह से या नमी वाली जगह से दूर रखो। नाउ हमारा फोर्थ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, फिर हमारा डिनिडियम हो गया, फिर हो गया यूग्लेना, फिर डायफ्लेजिनिया, स्टेनेटर, ट्राइपैनोसोमा, अमीबा और भी बहुत सारे होते हैं ना। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये सिंगल सेल्ड होता है और यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यूकैरियोटिक यानी इनके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर्ली वेल डेवलप्ड है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके पास फ्लैजिला, सीलिया ये दोनों प्रेजेंट होता है और स्यूडोपोडिया भी होता है। और ये जो फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया होता है ये इनको लोकोमोशन के लिए होता है और रिप्रोडक्शन के लिए इनका दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इनके बॉडी में होता है ना। अब हमें पता ही, हम पढ़े कि कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, बाइंडर फिशन के थ्रू होता है और भी बहुत से सिनगैमी, होलोगैमी, हेमिमिक्सिस, बहुत सारे प्रोसेस इनके में रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। तो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ जितने टाइप के हो वो देखना है। मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके अमीबा, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, स्पोरोजोन्स। जो अमीबा है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका एग्जांपल हो गया, फिर फ्लैजिलेट्स का जियार्डिया और ट्राइपैनोसोमा हो गया, फिर उसके बाद सीलिएट्स का बैलेनिटिडियम कोली हो गया और स्पोरोजोन्स का हो गया प्लाज्मोडियम और फिर टोक्सोप्लाज्मा हो गया। तो ये आप कैसे डिजीज को कॉज कर रहे हैं? तो सबसे पहले इनके पास ये एबिलिटी रहती है कि ये होस्ट के टिश्यू में इन्वेड कर सके, मतलब घुस सके, और प्रॉपर्ली जब घुस जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद जो टॉक्सिन्स होते हैं इनके पास उसको रिलीज करते हैं और फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को इवेजन करते हैं या फिर इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है या हमें बीमारी होती है। अब प्रोटोजोन का इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या उनका हमें कैसे ट्रांसमिशन या उनका कौन कौन सा रूट है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड होगा या पानी होगा अगर हम उसको इंजेस्ट करते तो उसके थ्रू हमें जियार्डिया डिजीज होती है, जियार्डिया कॉजिंग डिजीज होती है ना। अगर हमें वेक्टर बॉर्न है तो मलेरिया और मस्कीटो, वेक्टर बॉर्न है ना, मच्छर आके काट रहा है। अब कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन डिजीज होती है। कॉमन प्रोटोजोन डिजीज तो अमीबियासिस जो कि कॉज कौन करता है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है। और इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में अब्डोमिनल पेन होता है, यानी अब्डोमेन में पेन होता है, डायरिया हो जाता है। अब जियार्डिया तो ये कॉज कौन करता है? जियार्डिया लैम्बिया। और इसमें होता क्या है कि इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे होता है उसमें डिस्ट्रेस हो जाती है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एरिया होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता, उसमें स्ट्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रेस होती है उसमें। अब मलेरिया तो ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज से कॉज होता है, ये एक मच्छर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके थ्रू हमें कॉज होता है। ये क्या करता है? इसमें हमें फीवर हो जाता है,
ठंडी ज्यादा लगती है और हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इनका डायग्नोस कैसे होता है? तो पहले तो स्टूल का, हाँ मतलब कि स्टूल का जो हमारे फीसेस होते हैं उनका एग्जामिनेशन करके इसका होता है, हमारे ब्लड टेस्ट से इनका एग्जामिनेशन होता है और माइक्रोस्कोपी से भी इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। अब इनके मेडिकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेडिसिन भी होती है जो कि एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन जो होते हैं, जो कि और क्लोरोक्विनोन जो होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मेडिसिन होती है मलेरिया के लिए। और मेट्रोनिडाजोल जो होती है वो हमारे जियार्डिया के लिए होती है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इन सारी डिजीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप अर्ली में, अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके अर्ली में डायग्नोस कर लो। अगर अर्ली में डायग्नोस हो जा रहा है तो डॉक्टर की बात मानो, वरना फिर आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि खून की कमी होना बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब प्रिवेंशन तो सबसे पहले अभी मैंने बताया, जितना हो सके उतना हाइजीन मेंटेन करो, साफ सुथरी जगह से खाओ, साफ सुथरी जगह से पे रहो, साफ सुथरी कहीं बाहर का मत खाओ, क्योंकि बाहर का भी खाने पीने से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से भी प्रॉब्लम होती है ना। पब्लिक हेल्थ, तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हुई है तो आप लोगों से दूर बना लो। और पब्लिक हेल्थ का एक और है कि जहां पे भी पानी जमा हुआ देख रहे हो या कहीं पे भी जमा पानी देख रहे हो या कहीं कूड़ा है ऐसे उसमें पानी जमा, तो उसको उल्टा कर दो, वो पानी साफ कर दो और लोगों को नेट और मस्कीटो के बारे में प्रॉपर एजुकेशन दो कि इससे कौन कौन सी डिजीजेस होती है ना। हमारा लास्ट पैथोजन है जो कि हेलमिंथ है, जो कि हमें डिजीज कॉज करता है। तो ये मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स है जो कि ह्यूमन और कुछ एनिमल्स को कॉज करता है। इन्हें 2 होस्ट चाहिए ही होता है अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनकी ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी पूरी लाइफ साइकिल बीत जाती है ह्यूमन और एनिमल में। और इनका क्या होता है, इन्हें आप अपने नेकेड आइज से देख सकते हो प्रॉपर्ली। तो इन्हें हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सेस्टोडा, ट्रिमाटोडा और नीमाटोड्स। तो सेस्टोड्स को हम क्या बोलते हैं, टेपवर्म। ये क्या कॉज करते हैं, टीनियासिस। कौन कॉज करवाता है, टीनिया सोलियम। अब फिर नीमाटोड्स को हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। ये क्या कॉज करवाते हैं, एस्कैरियासिस। कॉज कौन करता है, एस्कैरिस। ट्रिमाटोड्स को हम बोलते हैं फ्लूक्स। ये कॉज क्या कराते हैं, ये कौन कॉज करवाता है, फैसियोला हेपाटिका। अब लाइफ साइकिल, तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब एग होगा, फिर लार्वी आएगी, फिर वो एडल्ट स्टेज में आएगी। बट इनके डिफरेंट स्टेजेस पे, एक डेफिनेटेड स्टेज पे ये ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसको होस्ट बनाते हैं। पहला इंटरमीडिएट होस्ट इनका कोई एनिमल रहता है, फिर उसका फ्लैश खाने के बाद इनका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट हो जाता है ह्यूमन। और उसी की बॉडी में जाके ये खुद को फलते फूलते हैं और वहां बड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। फिर फीसेस के थ्रू ये थोड़े निकलते हैं और फिर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम भी बनाते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, टिश्यू के इन्वेजन या फिर डैमेज करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं हमारे। और ये एंटीजेंस और जो भी इम्यून सिस्टम है हमारे, उनको भी प्रॉब्लम देते हैं। और हमारे न्यूट्रिशन, यानी कि जिस होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं उसके न्यूट्रिशन को ये खुद लेते हैं, दूसरे तक नहीं पहुंचने देते। उसका न्यूट्रिशन ये खुद सक आउट करते हैं और जिस होस्ट की बॉडी में उसको न्यूट्रिशन नहीं लेने देते। नाउ ट्रांसमिशन, मतलब कि इनका ट्रांसमिशन का रूट कौन कौन से, ये कैसे डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज भी करते हैं, यानी फाइलेरिया क्या है, एक एल्फेंटियासिस वर्म, फाइलेरिया वर्म होता है जो कि मस्कीटो के थ्रू फैलता है। एल्फेंटियासिस कॉज करता है जिससे कि बॉडी, एक साइड की जो बॉडी होती है वो पूरी हाथी की तरह पूरी मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल जाती है। नाउ स्किन पेनिट्रेशन यानी हुक वर्म ये करता है। अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन, तो पहले तो ये क्या करता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कि साफ जगह से खाना और पानी न खाने से एस्कैरियासिस और टीनियासिस, ये 2 हेलमिंथ डिजीज होती है। अब कॉमन हेलमिंथ डिजीज के एग्जांपल तो एस्कैरियासिस, टीनियासिस और सीजोटोसोमियासिस। तो ये जो सीजोटोसोमियासिस है ये कौन कॉज करता है, सीजोटोसोमा
स्पीशीज, और इसमें होता क्या है कि फीवर होता है, फिर उसके बाद अब्डोमिनल पेन होता है और एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। अब टीनियासिस में क्या होता है कि ये टीनिया स्पीशीज कॉज करते हैं, मतलब टीनिया सोलियम की जितनी भी स्पीशीज होगी वो कॉज करेंगे, और ये क्या करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई ना कोई दिक्कत दे देते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में हो जाता है, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज दे देते हैं। फिर उसके बाद एस्कैरियासिस कौन करता है? एस्कैरियासिस कॉज करते हैं एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स के जो भी स्पीशीज होंगी वो। इसमें होता क्या है, एब्डोमेन में पेन होता है हमारे और माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है वो हमारा अब्सॉर्ब कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में ये एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स है, तो एस्कैरिस क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिशन है उसे प्रॉपर्ली अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और हम माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब इनका डायग्नोस कैसे होगा? तो इनका डायग्नोस करते हैं हम पहले तो ब्लड टेस्ट के थ्रू इनका होता है, फिर उसके बाद स्टूल के एग्जामिनेशन से भी इनका ट्रीटमेंट डायग्नोस किया जाता है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो बहुत ढेर सारे मेडिकेशंस हैं, बहुत ढेर सारी मेडिसिन हैं जिनसे इसका ट्रीटमेंट होता है। अब जो प्रॉपर डोज और प्रॉपर ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो एक इंपॉर्टेंट रहता है कि डॉक्टर की बात आप सुने और जो डॉक्टर ने बोला है वो करें, जो दवाइयां दी हैं वो लें, क्योंकि अगर आप वो नहीं लेंगे, प्रॉपर ड्यूरेशन एक रहता है, नहीं सही होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब इनके प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज फिर से वही आ गई कि हाइजीन प्रैक्टिसेस, जितना हो सके उतना हाइजीन प्रैक्टिस, और लोगों को ये बताइए कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं लेना है, और दूसरी बात कि जितना हो सके उतना कुक्ड फ्लेश खाएं, ना कि अनकुक्ड नहीं, क्योंकि कुक्ड अनकुक्ड से ही हमें पिग फ्लेश खाने से प्रॉब्लम हुई थी। कौन सी? टेप वॉर्म वाली। तो ये जो टॉपिक था हमारा पैथोजन कॉजिंग डिजीज, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो और बाय बाय।